यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे SYJC का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज। हमने इसके पहले भी यही चैप्टर के रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए हुए हैं। काइंडली गो लाइक, वॉच, शेयर एंड कमेंट ऑन दैट, सब्सक्राइब अवर चैनल। यहाँ पे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस का एंड पोर्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हमने इसके डिटेल स्टडी की हुई है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। माय नेम इज प्रोफेसर कृपा संगोई। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देखो आपकी स्लाइड पे आपको दिख रहा है हमारा नया टॉपिक है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस, फाइनेंस यानी कि मनी और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम अब इसकी नई टर्म पढ़ने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल यानी कि फाइनेंस, स्ट्रक्चर मतलब हम उसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो मीनिंग में देखो, स्क्रीन पे आप देखोगे तो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस। ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सो योर कंपनी नीड टू रेज द फंड, नीड टू रेज द फंड, नीड टू एक्वायर द मनी। ठीक है, बिजनेस में पैसा लेके आना पड़ेगा, उसके बगैर बिजनेस रन कर सकता नहीं है। एनी बिजनेस विल नॉट रन विदाउट फाइनेंस। ठीक है, सो आपको फंड लाना है। अब फंड कहाँ से लाओगे? से फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स का बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है? स्पोर्ट्स का बिजनेस, जिसके लिए आपको 10 lakhs कैपिटल की जरूरत है। कितनी? 10 lakhs की जरूरत है। इसमें से अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? फाइनेंस रेज करोगे। अब वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? थोड़ा पैसा आपका खुद का होगा, थोड़ा पैसा बाहर का होगा। थोड़ा पैसा कैसा होगा? खुद का। 10 के 10 लाख आपके पास नहीं होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल 4 lakhs आपके पास है। कितने हैं आपके पास? 4 lakhs। तो बाकी के 6 lakhs आपको क्या करने पड़ेंगे? बाहर से लाने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। बाहर से लाना यानी बोरो करना, उधारी करना। क्या करना? उधारी करना। So you need to first decide the sources of your total fund require. आपका total fund requirement कितना है? 10 lakh rupees। ठीक है, उसमें से 4 लाख तो आप खुद दे रहे हो और बाकी का 6 लाख आप क्या कर रहे हो? बोरो कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैंने सोर्सेज ऑफ फंड के आपको 2 एरो दिखाए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज ओन्ड कैपिटल, यानी खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल। द सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल। सी हियर, यहाँ पे। ठीक है, दिस इज बोरोड कैपिटल एंड दिस इज ओन्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? ओके, सो ओन्ड कैपिटल का ही एक और नाम हम यहाँ पे सीखेंगे, जिसको बोला जाता है इक्विटी कैपिटल। क्या बोला जाता है? इक्विटी। और बोरोड कैपिटल का भी एक और नाम यहाँ पे हम सीखेंगे, जिसको बोला जाता है डेप्ट कैपिटल। क्या बोला जाता है? डेप्ट कैपिटल। ठीक है, डेप्ट यानी कि बोरो किया हुआ, उधार में लिया हुआ। अब ये फ्री में मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता है फ्री में। 4 लाख रुपीज तो आपने खुद ने डाले, 6 लाख रुपीज आप कहीं से बोरो कर रहे हो, चाहे किसी फ्रेंड से, चाहे किसी अननोन पर्सन से, चाहे किसी बैंक से, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये चारों जन आपको फ्री में वो 6 लाख देने वाले नहीं है। आपका बेस्ट फ्रेंड ही होगा तो फ्री में देगा नहीं, 200-500 की बात अलग है, 6 लाख रुपया कोई देता नहीं है। करेक्ट? तो ये दोनों चीज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले ओन्ड कैपिटल के क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड थर्ड इज रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप पूछोगे ये तीनों का मीनिंग क्या है, तो हम आगे यही तीनों का मीनिंग डीप में पढ़ने वाले। फिलहाल के लिए आप याद रखो, ओन्ड कैपिटल में 3 चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कम टू द बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है डिबेंचर, नंबर 1। नंबर 2 इज लोन। लोन फ्रॉम वेयर? लोन फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो मैं स्क्रीन पे मार्क भी कर रही हूँ। ठीक है, एनी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन, बैंक में से लोन लिया, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, फाइनेंस देने वाली कंपनियां भी होती है, तो वो हमको फ्री में देगी क्या? डेफिनेटली नोट। वो क्या चार्ज करेंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? देखो, डेप्ट के ऊपर क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ये जो शेयर वाले हैं वो क्या चार्ज करेंगे? डिविडेंड चार्ज करेंगे। देखो मैंने स्क्रीन पे लिखना है, क्या चार्ज करेंगे? डिविडेंड। ये डिविडेंड का मीनिंग हम पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग क्या बताया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर का? एनी बिजनेस योर कंपनी नीड टू रेज द फंड, उनको फंड लाना है, रेज करना है, अक्वायर करना है। सो यू नीड टू सर्च फॉर द सोर्सेज ऑफ फंड। क्या सोर्सेज है? या तो खुद का पैसा लगाओ, या तो बाहर से पैसा लेके आओ, ठीक है। ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। सारा का सारा खुद का पैसा हम लगाते नहीं है, और सारा का सारा उधारी का पैसा हमको कोई देता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ओन्ड कैपिटल भी थोड़ा सा लगेगा, बोरोड कैपिटल भी लगेगा। ये दोनों का प्लस, देखो यहाँ पे प्लस का साइन किया हुआ मैंने, दिख रहा है ग्रीन कलर में? हाँ, ये वाला साइन, ठीक है। ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इसी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हम रीड करेंगे ये सेंटेंस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, कंबाइन करना, जोड़ना, डिफरेंट सोर्सेस। हमारे सोर्सेज ऑफ फंड हमने अब भी पढ़े, देखो ओन्ड और बोरोड। तो ये ओन्ड 4 लाख, बोरोड 6 लाख, कंबाइन कर दिया, आर यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारी कंपनी का कैपिटल बनाने के लिए दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? नथिंग एज बट अ सिक्योरिटी मिक्स। सिक्योरिटी मिक्स, खुद की ओन्ड सिक्योरिटी थी, बोरोड सिक्योरिटी, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। ये आपको बहुत याद रखना है ध्यान से, ये आपको हर एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वापस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाए हैं हमने, ओन्ड और बोरोड। सोर्सेज आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मिक्स। दोनों सिक्योरिटी को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स mix up of various sources of funds in desired proportion। नया वर्ड आ रहा है, desired proportion। मिक्स अप करना, वेरियस सोर्सेज ओन्ड और बोरोड ऑफ फंड हमने मिक्स कर दिया इन डिजायर्ड, हमको जैसा चाहिए था वैसा। 10 लाख में से आपने डिसाइड किया कि 4 लाख में खुद डालूंगा और 6 लाख बोरो करूंगा। ऐसा भी डिसाइड कर सकते थे, 6 लाख खुद डालूंगा और 4 लाख बोरो करूंगा। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस, योर डिजायर। डिजायर मतलब खुद की इच्छा, डिजायर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। वापस एक बार पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रपोर्शन। जो इच्छा होगी वो प्रपोर्शन में करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग हो गया। अब हम मूव करेंगे डेफिनेशन की तरफ। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है स्टूडेंट्स कि मीनिंग को डेफिनेशन के साथ मिक्स मत करना। मीनिंग को डेफिनेशन के साथ मिक्स मत करना। ये दोनों भाई बहन है, लेकिन भाई बहन है, दोनों को मिक्स कर नहीं सकते हो, ठीक है। मीनिंग और डेफिनेशन अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है? डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होता है, एज इट इज होता है। यू कैन नॉट चेंज द वर्डिंग्स ऑफ डेफिनेशन एज पर योर चॉइस, बट मीनिंग आप अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। सो विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। वेरी इजी सिंगल लाइन डेफिनेशन है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको याद रख लो। डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे देते हैं मिस्टर R.H. वेसल। R.H. वेसल ने हमको डेफिनेशन दिया है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। बहुत इसको तोड़ तोड़ के याद रखना है। देखो ऐसे एक पार्ट में और ये दूसरे पार्ट। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब हम वापस पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या होता है? लंबे टाइम तक चलने वाला। जो आपने 4 लाख डाला है, जो आपने 6 लाख डाला है, बराबर है। 4 लाख ओन्ड, 6 लाख बोरोड, कल के कल वापस ले लेंगे क्या बिजनेस में से? नहीं, ठीक है।
डेफिनेटली वो 2 4 5 10 साल चलने वाला कैपिटल है, ठीक है। वो उसी लिए इन्वेस्ट किया है, आपने लंबे टाइम को सोच के लड़ा है, आज डालूंगा 4 लाख और कल निकाल लूंगा वापस, तो पॉसिबल ही नहीं है कैपिटल। इट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो फंड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए डाले हुए हैं। एम्प्लॉयड मतलब टू एंगेज, डालना, टू एंगेज इन द बिजनेस, वो 10 लाख से आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो, दैट इज एम्प्लॉयड, ठीक है, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, आपकी कंपनी में। वापस एक बार पढ़ेंगे, बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको याद रखो। RH वेसल डिफाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर एज, देखो, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। वेरी इजी टू रिमेम्बर, समझ आ रहा है? ये उसकी मीनिंग होगी और उसकी डेफिनेशन हो गई। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और डेफिनेशन हमें यहाँ पे इन डिटेल पढ़ा हुआ है। एक बार वापस से बैक स्लाइड दिखाती हूँ आपको। देखो, बिजनेस का हमने मीनिंग पढ़ा हुआ है, उसके रेज द फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, ओन्ड एंड बोरोड। ओन्ड को बोला जाता है इक्विटी कैपिटल, बोरोड को बोला जाता है डेप्ट कैपिटल। ओन्ड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोरोड में डिबेंचर और लोन्स बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसके 2 लाइन मीनिंग पढ़े हुए हैं, सिक्योरिटी मिक्स और डिजायर्ड प्रोपोर्शन में टू गैदर द फंड्स। अंडरस्टूड? की डेफिनेशन पढ़ी है। RH वेसल सर ने बताया है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसे ही याद रखना है उसको, गा गा के याद रखने का। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइज। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? कंपोनेंट मीन्स इंग्रेडिएंट्स जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, तो पिज्जा किस चीजों से बनता है? इंग्रेडिएंट्स क्या है पिज्जा बनाने के लिए? पिज्जा ब्रेड लगेगा, चीज लगेगा, कैप्सिकम लगेगा, वो सब चीजें लगेगी, ठीक है। सो दैट इज योर पिज्जा ब्रेड। उसके ऊपर चीज लगाया, सब वेजिटेबल्स डाले, बाद में पिज्जा बनेगा। तो सेम वे कंपोनेंट्स मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज ऐड करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। तो वो चीज है ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस का मीनिंग नहीं बताया था वहां पे, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो हम एक बार पढ़ेंगे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी, ठीक है, वो आपका खुद का कैपिटल है। शेयर कैपिटल, अभी शेयर वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, शेयर मतलब अपना पोर्शन, अपना पोर्शन। अब मैं आपको आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। डेयरी मिल्क खाया है? हाँ, चलो आज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरा डेयरी मिल्क है, थोड़ा सा इंटरनेशनल है बट है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क में कितने पोर्शन होते हैं? 10 पोर्शन होते हैं। आई गेस मैंने भी 10 ही बनाया है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 lakhs रुपीज ऐसा समझ लो, 10 पीस ऑफ डेयरी मिल्क है ऐसा समझ लो। हमारा एग्जाम्पल 4 लाख हमारे खुद के थे, 6 लाख का बाद में देखेंगे। तो ये जो 1 2 3 4 पार्ट है ना, ये हमारा ओन्ड कैपिटल है, हमारे ओन्ड शेयर ऑफ डेयरी मिल्क। 10 पार्ट का डेयरी मिल्क जो बना है, उसमें से 4 पार्ट डेयरी मिल्क के मैंने दिए हैं। समझ में आया? That is my share in a full dairy milk. That is my share in a full capital structure. Understood, guys? Okay. So we'll come to the equity share capital. ये dairy milk वाला एग्जाम्पल याद रखने, शेयर के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड, देखो ये वर्ड आया जो हमने आगे दिखा, विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, राइट? तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड और अपने कैपिटल का रीपेमेंट कब मिलता है? जब प्रेफरेंस शेयर को मिल जाएगा उसके बाद। अब आपको प्रेफरेंस शेयर अब तक पता नहीं है तो इक्विटी शेयर एकदम अच्छे से समझेगा नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि एक प्रेफरेंस शेयर करके जो बंदा है, जो चीज है, उसको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा, ओके। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तो समझ में आता है, आपने जो 4 लाख डाला था कंपनी में, कभी ना कभी वो 4 लाख आपको वापस मिलेगा। जब आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्रॉफिट में चल रही है, तो
तो आपका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। दैट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपने आज 2001 में 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो 2005 या 6 में आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो उसने इतना प्रॉफिट कर लिया है कि अभी आपके 4 लाख की उसको जरूरत नहीं है, तो आप वो अपने 4 लाख बाहर निकाल सकते हो। दैट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ विल कम टू द डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड का मीनिंग है इट इज इनकम ऑन शेयर्स। शेयर के ऊपर की इनकम। ये जो 4 शेयर आपने दिए हैं ना डेयरी मिल्क में, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे आप जॉब करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिलती है, राइट। जैसे आप कोई लेबर वर्क करते हो तो आपको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको क्या मिलती है? फीस मिलती है। वैसे ही अगर आपने कंपनी के इक्विटी शेयर पोर्शन में अपना पैसा दिया है, ये 4 पोर्शन डेयरी मिल्क के अगर आपने दिए हैं, तो रिटर्न में आपको उसके ऊपर क्या मिलने वाला है? वो 4 पोर्शन का पार्ट तो मिलेगा, 4 लाख तो मिलेगा, उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। समझ में आ रहा है डिविडेंड का मीनिंग? अब फिलहाल इतना समझो, जब हम प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे तो इक्विटी शेयर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, बेयर अल्टीमेट रिस्क। बेयर अल्टीमेट रिस्क। अल्टीमेट मतलब फाइनल रिस्क इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर का होता है। अब आपका बिजनेस है, आपने भले ही 4 लाख डाले, 6 लाख तो बाहर से लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, जो रिस्क है, वो किसके नाम पे? आपके नाम। डेफिनेटली किसके नाम पे? आपके नाम पे। क्योंकि जिसने बोरो किया है जहां से आपने, उसको तो पैसा देना ही है, तुम्हारा बिजनेस चले कि नहीं चले। तुमने जहां से उधार में पैसा लाया है उसको इंटरेस्ट भी देना है और उसको उसका पैसा रिटर्न भी देना है। समझ आ रहा है? तो रिस्क फैक्टर किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। उसका फिक्स रेट नहीं होता है। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्क्रीन पे दिख रहे हो बच्चों को? ओके। 1 लाख रुपीज सपोज आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो गया? 1 लाख रुपीज। अब उसमें से 10,000 तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो बोरो किया है ना कैपिटल, उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। से 30,000 रुपीज आपका खर्चा है कंपनी चलाने के लिए, स्टाफ को सैलरी देनी है, मेंटेनेंस भरना है, इलेक्ट्रिसिटी भरना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 30-40 हजार रुपये तो आपके निकल गए। 30,000 एक्सपेंस में निकल गया, 10,000 रुपया इंटरेस्ट में निकल गया। अब आपको प्रेफरेंस शेयर को भी 10,000 देना है। क्या? वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। वो 10,000 निकल गया। कितना पैसा निकल गया? 50,000। तो अब बचा कितना? 50,000 बचा। देखो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ठीक है। वो 50,000 बचा, वो आपका। ये हो गया पहले साल। दूसरे साल प्रॉफिट डबल, 2 लाख हो गया। समझ आ रहा है? प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या डिबेंचर का? नहीं, तो फिक्स है ना, आपने तय करके लिया था 10% इंटरेस्ट दूंगा तुझे, वो तो 10,000 ही है। स्टाफ की सैलरी इतनी बढ़ जाएगी क्या? डबल हो जाएगी? अरे अच्छा बिजनेस हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, डबल सैलरी? नहीं, वो तो वही रहेगी। से फॉर एग्जाम्पल सैलरी भी 30,000 ही है, प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड फिक्स्ड होता है, वो 10,000 ही है। तो आपका खर्चा 50,000 ही है, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। तो ये जो 50,000 बच रहा था, उसकी जगह पे आपके पास कितना बचेगा? 1,50,000 बचेगा। कितना बचेगा? 1,50,000। इसीलिए बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 मिलेगा, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा। समझ आ रहा है ये इक्विटी शेयर कैपिटल? नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपका ध्यान है तो देखो, इक्विटी शेयर का फर्स्ट पॉइंट भी वही था, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस का मीनिंग प्रायोरिटी। क्या होता है? प्रायोरिटी। तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी होता है, उसको पहला चांस मिलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। जिस दिन कैपिटल वापस दे रहे हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस को देना है, जिस टाइम पे डिविडेंड दे रहे हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस को देना है। अब मैं बताती हूँ आपको, जो 4 लाख आपने खुद के इन्वेस्ट किए थे, ठीक है,
वो 4 लाख में से थोड़ा डीप में जाते हैं। एक्चुअली 2 लाख आपके थे और 2 लाख आपके पापा ने आपको दिए थे। किसने दिए थे? आपके पापा ने दिए। तो जब कैपिटल रीपेमेंट की बात आती है तो आइडियली आपको, जब आपने बोरो किया हुआ कैपिटल लौटा दिया, उसके बाद पैसा बचा, तो 4 लाख में से आपको पहले 2 लाख किसको देने चाहिए? खुद लेने चाहिए या पापा को देने चाहिए? आइडियली पापा को देने चाहिए। ठीक है, ऐसा मत बोलो कि खुद लेने चाहिए। एक्चुअली ऑनेस्टली देना है तो पापा का पहले हक लगता है, क्योंकि उन्होंने तुमको हेल्प किया था, राइट? उनको देने के बाद जो बचा वो तुम, तो वो जो 4 लाख का शेयर कैपिटल बना था, उसमें से 2 लाख इक्विटी तुम्हारा था और 2 लाख प्रेफरेंस तुम्हारे पापा का था। समझ आ रहा है? सो दिस इज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मीनिंग समझ में आया? प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होता है? दे कैरी, सेकेंड पॉइंट देखो, दे कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। जब भी तुम्हारे पापा ने तुमको पैसा दिया था तो बोला था, अरे भाई 10% इंटरेस्ट लूंगा मैं इसके ऊपर। इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड, शेयर कैपिटल के ऊपर क्या बोलते हैं? डिविडेंड लूंगा उसके ऊपर। ठीक है, 10% के ऊपर दूंगा तुझे। तो तुमको क्या करना है? अगर तुमको प्रॉफिट हुआ तो तुमको उसमें से 10% अपने पापा को देना है। अब चाहे तुमको 1 लाख का प्रॉफिट हो, चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, आपको जितना पापा के पास से पैसा लिया उसके ऊपर 10% देना है। समझ आ रहा है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब इक्विटी क्लियर हो गया? जो प्रेफरेंस समझ में आया होगा तो इक्विटी डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। वो सेकेंडरी है पेमेंट ऑफ कैपिटल में भी और पेमेंट ऑफ डिविडेंड में भी। कौन? इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस को प्रेफरेंस है, उसको प्रायोरिटी है। समझ में आ रहा है? इक्विटी का डिविडेंड फ्लक्चुएट है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स्ड है, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो उसको फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा। समझ आया दोनों पॉइंट? विल मूव टू द थर्ड वन, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो रिटेन्ड अर्निंग लिखा हुआ है, राइट? तो रिटेन्ड अर्निंग आपकी बुक का वर्ड है। रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग भी रिजर्व और सरप्लस होता है। देखो मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज नोन एज रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? सेव्ड, बचाया हुआ। सरप्लस का मीनिंग एक्सेस, एक्स्ट्रा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच गया, वो सारे खर्चे निकालने के बाद जो बच गया वो। अब हम पढ़ेंगे रिटेन करना मतलब बचाना, अर्निंग मतलब इनकम, इनकम को ही बचाने का। तो इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये फाइनेंस जो है वो आपको कंपनी के अंदर से मिलेगा, ना कि कंपनी के बाहर से। ये फाइनेंस बिजनेस में से ही आएगा। समझ में आ रहा है? इट इज कैसे? मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो हमने पास्ट एग्जांपल लिया था। सारे एक्सपेंस मिला के 50,000, इसमें आपका इंटरेस्ट आ गया, एक्सपेंस आ गया, एम्प्लॉय आ गया, प्रेफरेंशियल आ गया, सब आ गया। ये सब मिला के 50,000। अब 50,000 जो है वो आपका बच गया। कितना बच गया? 50,000। अब आइडियली ये इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का है, यानी कि आपका है। आप चाहे तो ये पूरा का पूरा खर्चा कर सकते हो 50,000, लेकिन एक आइडियल बिजनेसमैन पूरा 50,000 खर्चा कर देगा क्या? नहीं। एक जो समझदार बिजनेसमैन वो क्या करेगा? 50,000 में से 25,000 रुपया एक्सपेंड में यूज करेगा, खर्चा करेगा। लेकिन बाकी का जो 25,000 रुपया है उसको क्या करेगा? सेव करेगा। क्या करेगा? सेव करेगा, जमा करेगा। उसको पता है कि हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले महीने 50,000 का ही प्रॉफिट हो या तो ना हो। तो मुझे बेसिक खर्चे के लिए तो पैसा लगेगा ना। ये महीने मैंने 50,000 खर्च कर दिया तो अगले महीने क्या हवा खाएंगे? करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो ये 25,000 उसने क्या कर दिया? सेव कर दिया। यही सेविंग को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। यही रिजर्व एंड सरप्लस को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट में से ही धंधा चल रहा है और प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट में से ही बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट में से प्रॉफिट, प्रॉफिट में से प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? जैसे बनाना को प्लांट किया तो दूसरा बनाना आएगा, उसको प्लांट किया तो और दूसरा बनाना आएगा। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लाविंग मतलब उसी को डालना, प्रॉफिट को डाल के प्रॉफिट आएगा। ये वर्ड आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाविंग। वापस से प्लांट करो प्रॉफिट को दूसरा प्रॉफिट पाने के लिए। समझ आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गया?
चलो 3 पॉइंट हो गए हमारे ओन्ड कैपिटल के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका यहाँ पे नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, दोनों एक ही चीज है। नाउ विल कम टू द सेकेंड सोर्स ऑफ कैपिटल, क्या था हमारा, बोरोड कैपिटल। क्या था, बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल में मैंने दो दिखाया था आपका, देखो पॉइंट नंबर 1 था डिबेंचर एंड सेकेंड था लोन। बोरोड कैपिटल यानी डेब्ट कैपिटल, उधार पे लिया हुआ कैपिटल। सबसे पहला है डिबेंचर, हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिबेंचर, इट इज एक्नोलेजमेंट मतलब रिसिप्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी, कंपनी ने जो बाहर से लोन लिया हुआ है उसी का एक्नोलेजमेंट। अब हम 6 लाख पे आ जाएंगे, 6 लाख हमने बोरोड कैपिटल मैंने दिखाया था, 10 लाख में से 4 लाख आपने खुद ने डाला था और 6 लाख क्या किया था, बोरो किया था। अब वो 6 लाख में थोड़ा डीप में जाते, 6 लाख में से 3 लाख रुपया आपने HDFC बैंक से लिया था और 3 लाख रुपया आपने मिस्टर राजीव से लिया था। किससे लिया था, मिस्टर राजीव से लिया था, जो आपका कोई फ्रेंड है नहीं, वो मार्केट में ऐसा बंदा है जो आपको इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ही इज अननोन टू यू, तो आप उसको जानते नहीं हो, ठीक है। 3 लाख रुपया आपने राजीव से लिया है और 3 लाख रुपया आपने HDFC बैंक से लिया है। तो ये जो 3 लाख रुपया है, ये जो 3 लाख रुपया राजीव से लिया है, तो राजीव आपके लिए डिबेंचर है, डेप्ट है, लायबिलिटी है, कभी ना कभी राजीव को पैसा वापस करना है और जब तक वापस नहीं कर रहे हो उसके ऊपर कंटिन्यूअस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। राजीव अपने को फ्री में पैसा देने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो, लोन रेज्ड बाय कंपनी, इट हैज टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, उसका इंटरेस्ट रेट पहले ही दिन डिसाइड हो जाता है, तुम चाहे प्रॉफिट करो चाहे नहीं करो, उसको तो तुमको इंटरेस्ट पे करना ही है। ये हो गया आपका डिबेंचर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टर्म लोन। लोन टर्म लोन एक ही बात है, ठीक है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक यू कैन गेट और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि आपने HDFC से लोन लिया हुआ है सपोज 3 लाख का, अगर HDFC बैंक ने नहीं दिया है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला कैपिटल, नाम सुना है आदित्य बिरला कैपिटल का, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो ऐसे लोन देती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इन्फोलाइन, देखो मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख रही हूँ, इंडिया इन्फोलाइन, फॉर एग्जाम्पल दीवान हाउसिंग, ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बहुत फेमस है, जो आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं, दैट इज टर्म लोन। बोरोड कैपिटल में 2 पॉइंट पढ़ा हमने, डिबेंचर और टर्म लोन बाय बैंक, टर्म लोन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीड होता है, डे 1 से डिसाइड होता है, फिर तुम चाहे कितना भी प्रॉफिट करो तुमको फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, चाहे तुम लॉस करो फिर भी तुमको ये इंटरेस्ट देना है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते मेरा तो लॉस है अब मैं इंटरेस्ट कहाँ से दूं, यू कैन नॉट से दैट। आपको इंटरेस्ट भी देना है और टाइम पे वो लोन का पेमेंट भी करना है, समझ में आ रहा है गाइस। देखो एक बार वापस देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, बोरोड कैपिटल में डिबेंचर और टर्म लोन, ओके। अब यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया हुआ है, एक बैलेंस शीट लिया हुआ है मैंने, जिसके ऊपर से हम कैपिटल स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ABC लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहां पे भी देख सकते हो। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लायबिलिटी स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहला है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, मतलब उसका पूरा पेमेंट हो गया है। 10,000 इज अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 10 इज अ फेस वैल्यू, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख के इक्विटी शेयर्स है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10, ये भी 10 रुपए का ही है, वो कितना हो गया 5 lakhs, 5,000 इज अ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, मतलब जो सेविंग रिटेन्ड अर्निंग जो है हमने अभी अभी पढ़ा, वो सेविंग कितना है कंपनी में 50,000। लायबिलिटी 1,000 10% डिबेंचर्स, देखो ऐसे ही पढ़ना है, 1,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 1,000 इज अ नंबर ऑफ डिबेंचर, 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 1000 डिबेंचर कितने के हो गए
1 लाख की। तो अब आप पूछोगे 10% क्या है? ये देखो, ये 10% क्या है? इट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये क्या है? इट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब 1 लाख रुपए की कीमत के डिबेंचर के ऊपर हर साल 10% इंटरेस्ट आपको देना है, चाहे तुम लॉस करो चाहे तुम प्रॉफिट करो, कितना भी लॉस करो कितना भी प्रॉफिट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज आपके क्रेडिटर्स है जिसको आपको पैसे देने हैं। यू आर लायबल टू पे। बिल्स पेबल, ऐसे कोई बिल है 20,000 रुपए के जो आपको पे करने बाकी है। समझ में आ गया? टोटल 8 लाख। दूसरी साइड आ जाओ, असेट्स। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में आपका बिजनेस चल रहा है वो 4 लाख की है। प्लांट एंड मशीनरी, जिस प्लांट एंड मशीनरी में आप काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, 2 लाख का है। सन्ड्री डेटर्स, मतलब आपको जहां से पैसे लेने हैं, आपने किसी को गुड्स बेचा है तो वहां से पैसे लेने हैं, दैट इज 1 लाख रुपीज सन्ड्री डेटर्स। इन्वेंटरीज, मतलब जो स्टॉक आपकी कंपनी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन का प्रोडक्शन है तो 50,000 के पेन पड़े हुए हैं कंपनी में, वो आपका इन्वेंटरी हो गया। स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड, हाथ में, यानी कंपनी के पेटी कैश में कितना पैसा है तो 10,000, और कैश एट बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है तो 40,000। दोनों का असेट्स और लायबिलिटी टोटल सेम होना चाहिए। अकाउंट्स पढ़ा है तो पता होना चाहिए, ठीक है? असेट और लायबिलिटी हमेशा टैली होता है। 8 लाख 8 लाख। अभी हम फोकस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? मैंने सिखाया था ओन्ड एंड बोरोड। ओन्ड में क्या था? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस। बोरोड में क्या था? डिबेंचर और लोन। अब ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसमें इक्विटी शेयर है 1 लाख रुपया, उसको ऐड कर लो। प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख रुपया, उसको ऐड कर लो। डिबेंचर है 1 लाख रुपया, सॉरी मैंने उसके ऊपर कर दिया 1 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस है यस 50,000 रुपया। ये 4 चीज है। टर्म लोन है नहीं है, यहाँ पे लोन नहीं है ये कंपनी में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस करना है ये सब चीज, टोटल रिजर्व्स एंड डिबेंचर। अगर टर्म लोन होता तो टर्म लोन भी ऐड करते। 1 लाख इक्विटी, 5 लाख प्रेफरेंस, 6 लाख हो गया। 50,000 रिजर्व, 6.5 लाख, 1 लाख डिबेंचर, तो कितना आ गया टोटल? 7.5 लाख। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? टोटल कितना हो गया? 7.5 लाख। 8 लाख की बैलेंस शीट है लेकिन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? 7.5। समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे मैडम आपने ये बिल्डिंग क्यों नहीं लिया, ये प्लांट एंड मशीनरी क्यों नहीं लिया, ये सब भी तो लेना चाहिए, ये 6 लाख रुपया तो इधर ही है। तो आप अपना बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस चलाने के लिए लगने वाला पैसा। तो अपनी लैंड एंड बिल्डिंग से अपना बिजनेस चलाओगे क्या? प्लांट एंड मशीनरी से बिजनेस चलाओगे क्या? नहीं। वो सब चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, ये बिल्डिंग में बैठ के बिजनेस कर रहे हो, ये मशीनरी में बिजनेस के प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको बेच के बिजनेस नहीं चला सकते, उसमें बिजनेस कर रहे हो, उससे बिजनेस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे नहीं। कोई बोलेगा तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल कितना है, तो तुम वो 6 लाख रुपए इसमें गिन नहीं सकते। तुम क्या गिन सकते हो? ये इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिबेंचर और लोन, ये सब मिला के जो पैसा होता है वही तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर? आई होप आपको बेसिक इसका समझ में आया हो और क्लियर हो गया हो फॉर्मूला कैपिटल स्ट्रक्चर का, कंपोनेंट्स का, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। ओके, सो विद दिस यहाँ पे ये चैप्टर की समरी पे आते हैं हम। ये चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। कौन से टॉपिक है एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब बिजनेस, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, फाइनेंस मतलब मनी और मनी मैनेजमेंट, ठीक है? इसके मीनिंग पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 important decisions on the basis of corporate finance. The one is financial decision and one is investment decision. ये सबके ऊपर हमारे डिटेल्ड लेक्चर है स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच द सेशंस, ठीक है? ये सेशंस देखो, इफ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब इट, कमेंट इट। थर्ड हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस में, ठीक है? इसका एक पूरा सा आपका एक लॉन्ग आंसर है 10-12 पॉइंट का।
इसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल रिक्वायरमेंट का पॉइंट, जिसमें दो चीज पढ़ी थी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ये दोनों को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे लेक्चर्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। सो गाइस, स्टे ट्यून टू अवर लेक्चर्स, हम आगे के चैप्टर्स भी इसी के साथ हम लोग आगे आगे अपलोड करेंगे। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एनी क्वेरीज, एनी डिस्क्रिपेंसीज आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।